बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी मैदान में, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर, और उस पर मैं 2-3 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ख़बर है। और वो है भारत में कोरोना की तबाही। भारत में कोरोना मुसलसल तबाही फैला रहा है और किसी भी सूरत में सुख का सांस भारत को नहीं आ रहा। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये वही भारत है जिसने सिखों के ख़िलाफ़, सिख 4 महीने से मैदान में हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल उसके कानों पर जूं तक नहीं रीग रही। और ये वही भारत है जिसमें अक़लियतों का कब्रिस्तान जिसको बना दिया गया है। अमरीकी कमीशन ने ख़ास तौर पे मुतालबा किया है अमेरिका की हुकूमत से कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, यानी अक़लियतों का कब्रिस्तान, अक़लियतों के लिए जीना हराम कर दिया मोदी सरकार की पॉलिसियों ने। हिंदुत्वता के नज़रिए पे कि हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं का है, इस नज़रिए पे मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन आए और शरीयत अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें भी कि जनाब सिर्फ़ हिंदुओं को ही, जो पैदाइशी हिंदू हैं और मज़हबन हिंदू हैं, उनको सिर्फ़ हिंदुस्तान में रहने का हक़ होगा, बाकियों की शहरियत ही ख़त्म की जा रही। बड़े बड़े हिरासती मराकज़ बना दिए गए थे और 70 साल से रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप अपना शनाख्त करवाएं, कोई शनाख्ती पेपर लेके आएँ कि जिससे साबित ज़ाहिर कर सकें कि आप हिंदुस्तानी हैं, और अदरवाइज़ आप हिंदुस्तानी शहरी नहीं हैं। उनको दूसरे दर्जे का बेरियासत कर दिया गया, यूँ कर दें बेज़मीन कर दिया गया करोड़ों लोगों को। तो ये पॉलिसीज़ चल रही थी। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और घरों में बंद हैं लोग, कब से? 5 अगस्त 2019 से। 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक देख लें 2 साल होने को हैं, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। और वहाँ पे जो जुल्म सितम किया जा रहा है, कत्ल गारतगरी की जा रही है, जो कुछ किया जा रहा है वो हमारे सामने है और लोग बिलक रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा था और मारा जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने एक सबक सिखाया है और अब वही हिंदुस्तान की रियासत, वही हिंदुस्तान की पुलिस, वही हिंदुस्तान की फ़ौज मुसलमानों से दुआ की अपील कर रही है, मदद मांग रही है, और मुसलमान जो हैं वो वहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं सब कोरोना के पेशेंट्स को। जिन जहाँ पे हैं वो ये नहीं देख रहे कि फ़लाँ हिंदू है और फ़लाँ ईसाई है, फ़लाँ सिख है। तो ये सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान ने भी भारत को जी मदद की पेशकश की है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो हाजिर हैं। और फैसल अहदी ने, जो फैसल अहदी फाउंडेशन है, उसने नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है और 50 एम्बुलेंस फराहम करने की फौरी तौर पे पेशकश की है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रियासती सतह पे अगर ना करें कबूल तो अहदी फाउंडेशन भी पाकिस्तान की ही एक NGO है। तो अहदी के ज़रिए पाकिस्तान ने ये कहा है और इंसानियत के नाते और ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की कहा गया है जनाब कि हम आपको हर तरीके से हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत इस वक्त तबाही के दहाने पर है और वहाँ की फ़ौज, वहाँ की पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे सब के सब मफलूज हो चुके हैं और हर घर में कोरोना जो है, हर घर में कोरोना पहुँच चुका है, हर घर में कोरोना पहुँच चुका है। अगर कोई 5 अफराद हैं, 6 अफराद हैं एक घर में, तो उनमें 1 से ज़्यादा मरीज़ पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से दुनिया भर ने प्रवासों पर पाबंदी लगा दी है और इस वक्त भारत जो है वो यूँ समझें कि पूरा भारत इस वक्त लॉकडाउन और कर्फ्यू की लपेट में है और कोई किसी को नहीं समझ आ रही। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल स्टोरीज़ की तरफ। पाकिस्तान में स्टैंड बाई पे है जी फ़ौज, ये ज़हन में रखिएगा। और पाकिस्तान में भी इस वक्त सूरत हाल कोई इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर पाकिस्तानियों ने, हमने इस पे एहतियात ना बरती तो खुदा न खास्ता हमारा भी सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। ख़बरें हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं और सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला वो अब आगे बढ़ेगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल।
इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं 2-3 कि इसको कलअदम करार दे दिया गया है, क्या इसको कलअदम करार दिया गया ज़्यादा नुकसान है या फिर इसकी लीडरशिप से बात की जाए, इनको कहा जाए कि आप गैर मुसल्लह हों, ये तशद्दुद, लाठी, गोली, डंडा और गिराओ झड़ाओ ये पॉलिसी तर्क करें, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट करें और पुरअमन तौर पे काम करें जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, इलेक्शन लड़ें और जैसे बाकी सियासी जमातें अपने मुतालबात मनवाती हैं वैसे आप मनवाएं। और जमहूरियत में आइन कानून इजाज़त देता है आप लॉन्ग मार्च करें, धरने दे दें, लेकिन पुरअमन। तो इस पे 2 ओपिनियंस हैं, बातचीत चल रही है और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत अंडरटेकिंग देगी और ज़मानत फराहम करेगी तो फिर कलअदम करार देने का मामला रिवर्स हो सकता है और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तस्लीम करेगी हुकूमत भी और रियासत भी। और इसीलिए बाकी जो पार्लिमान में करारदाद का मामला था, क्योंकि उनको बावर करवाया जा रहा है कि जनाब जो तरीका आपने इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं था, मार धाड़ और जिसमें पाकिस्तानी ही दोनों तरफ शहीद हो रहे थे, पाकिस्तानी ही जहाँ बहक हो रहे थे, खा वो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे या वो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे। तो ये मसला दोबारा नहीं होना चाहिए। अब कौमी असम्बली का इजलास वही बात है, अपोजिशन ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इजलास नहीं चल सका कल और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया और स्पीकर ने अब तमाम अपोजिशन जमातों से जो कमेटी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जानी है इस मामले को हल करने के लिए फॉरएवर उसके लिए नाम मांग लिए हैं, खतूत लिख दिए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को, जमीयत उलमा इस्लाम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तमाम जमातों को खतूत लिखा है, स्पीकर ने लिखे हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब आप अपने नाम दें, लेकिन जमात इस्लामी कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो कमेटी के क़याम की भी मुखालफत कर रही है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे शायद नाम भी ना दें। और दूसरी बात ये कि स्पीकर के साथ भी उनकी एक टसल चल रही है, वो अपनी जगह, और क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को नोटिस जारी कर दिया है, शोकाज नोटिस, 7 दिन के अंदर कहा है कि आप माफ़ी मांगें, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर मामला आगे बढ़ेगा और स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी की रुकनीत सस्पेंड कर सकते हैं और उनका पार्लिमान में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये भी चल रहा है। और दूसरी स्टोरी, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो चुकी, वो रिहा हो गए और रिहा हो के वो आ गए हैं अपने घर और मॉडल टाउन में वो गए हैं, जाती उम्रा नहीं गए। और मॉडल टाउन में इब्तदाई तौर पे उन्होंने ज़रा रेस्ट मारा है, सलाह मशवरा कर रहे हैं और अभी उन्होंने फ़ौरी तौर पे वो उन्होंने यही कहा है और इत्तलात यही हैं कि कुछ दिन वो खामोश रहेंगे और अपनी सुकून से अपनी जो नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो तरतीब देंगे और मुस्तक़बिल में उन्होंने पार्टी को आगे कैसे लेके बढ़ना है और सियासत कैसे करनी है और आगे सियासी उमूर कैसे निपटाने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जी वो आने वाले दिनों में पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। लेकिन ये बात तय है कि अब वो महाज आराई की तरफ नहीं जाएंगे जैसे कि मरियम सफ़दर साहिबा जाना चाहती हैं और उस तरफ नहीं जाया जाएगा। फिर एक और बात भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा कर दूं, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है और सियासी जमातें भी कह रही हैं सिवाय मुस्लिम लीग नून के कि आप कराची का जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दें। 249 इदारों की भी यही रिपोर्ट है कि आप इलेक्शन मुलतवी कर दें क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़िद है कि नहीं जनाब, हर सूरत में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे और इसी पे चल रही है। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की अपनी ज़िद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी अपनी ज़िद। और एक और ख़बर दे दूँ कि इस वक्त सेनेट में स्टैंडिंग कमेटीज़ का मामला तय पाया जाना है।
मुस्लिम लीग नवाज़ अपोजिशन यानी कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर है, यूसुफ ज़ई गिलानी साहब हैं, उसके साथ ही एनपी और दूसरी जमातें भी हैं। अब अपोजिशन की नुमाइंदगी, अपोजिशन का हिस्सा होता है तय कि अपोजिशन का इतना तनासब और हुकूमती बेंचों का इतना तनासब। अब मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कह रही है, वो पीपल्स पार्टी के ज़रिए या लीडर ऑफ अपोजिशन के ज़रिए अपनी डिमांड नहीं रख रही। वो कहती है कि ये तो अपोजिशन को मानता ही नहीं है और इस अपोजिशन के साथ तो हमने बात ही नहीं करनी, ये तो फ्रेंडली अपोजिशन है, असल अपोजिशन हम हैं। तो उन्होंने 27 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मांग ली है और उसको ना ही पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार है और ना ही हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने भी फिर ये तय किया है, तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद ने, कि अब सिर्फ पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और मुस्लिम लीग आना चाहती है, जो उसका हिस्सा है वो मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं आई तो फिर अपोजिशन लीडर के साथ तय करके लीडर ऑफ द हाउस दोनों तय करेंगे और स्टैंडिंग कमेटीज़ की तश्कील दी जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें वो मिल के फिर आगे हुकूमत के साथ मिल के पार्लिमानी निज़ाम चलाएँगे और जो भी लेजिस्लेशन है उनको लेके आएंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ अगर चाहे तो बाइकआउट करे, अगर चाहे तो गैर हाज़िर रहे। उनको एक खतूत लिख के मौका दे दिया गया है और अगर वो ना आए, वो ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे, जो जो कमेटियों की उनकी बनती हैं वो उनको ऑफ़र कर दी जाएंगी। अगर वो नहीं तो उसके बाद फिर वो भी दीगर अपोजिशन जमातों को और हुकूमती जमातों के दरमियान तकसीम कर दी जाएंगी। वो कायमा कमेटियाँ भी इस पे सख्त रद्द-ए-अमल था, लेकिन अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि आ चुके हैं बाहर, अब शहबाज शरीफ साहब करेंगे फ़ैसला 2-4 दिन में और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी भी ये कोशिश करेगी और उसकी भी यही है कि वो शहबाज शरीफ से एक दफ़ा रब्ता करने की कोशिश करेगी और शहबाज शरीफ के साथ वो बातचीत को आगे बढ़ाएगी, अपोजिशन इत्तेहाद के लिए भी बात करेगी। उसमें देखना है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस हद तक आगे जाते हैं। और दूसरी बात है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नीलाम ना किया जाए, लेकिन एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया है और ये हुक्म दिया गया है तोशाखाना रेफरेंस में और उसमें वो मफरूर हैं, मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं। अदालत ने कई दफ़ा बुलाया, वो नहीं आए। लिहाजा अब यह आया कि एहतसाब अदालत ने जो हुक्म पास किया है वो है कि डीसी लाहौर, डीसी शेखुपुरा को नवाज़ शरीफ की अराज़ी फ़रोख्त करने का हुक्म दे दिया है और हिदायत की है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा 60 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करें, जायदादें नीलाम करके रकूम कौमी ख़जाने में जमा करवाएं। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ की गाड़ियाँ नीलाम करने का हुक्म दिया है 30 दिन के अंदर अंदर जो भी हैं और पुलिस की मदद से गाड़ियाँ कब्ज़े में ली जाएंगी और ये फ़रोख्त की जाएंगी। और इसी तरीके से अदालत ने ETO लाहौर, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिसर होते हैं जी लाहौर को, और लाहौर और इस्लामाबाद को नवाज़ शरीफ की 3 गाड़ियाँ और 2 ट्रैक्टर भी फ़रोख्त करने का हुक्म दिया। 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाने का हुक्म दिया है। ये पाकिस्तानी रुपयों में भी अकाउंट्स हैं, यूरो में भी हैं, पाउंड में भी हैं, डॉलर्स में भी हैं। ये अकाउंट सीज़ करके जो रकूम है वो भेजी जाएंगी कौमी ख़जाने में। इसी तरीके से अदालत ने चेयरमैन SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को हुक्म दिया है कि नवाज़ शरीफ की 4 कंपनियों में जो शेयर्स हैं वो फ़रोख्त करके वो भी रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाए। इसी तरीके से मरी और छंगला गली के घर भी जब्त करके की ज़ब्ती पर मरीम नवाज़ ने भी एतराज़ कर रखा है, लेकिन एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। ये थी जनाब अब तक की इत्तलात और ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।